ओके, चलिए अभी एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये होमवर्क के लिए लिखे कि क्वेश्चन है 6 पर्सन ए बी सी डी ई, 6 पर्सन्स ए बी सी डी ई जो हैं वो किसी सर्कुलर टेबल के अक्रॉस अरेंज्ड हैं। 6 पर्सन ए बी सी डी ई एफ, सॉरी 6 पर्सन है ए बी सी डी ई एफ आर टू बी सीटेड एट ए सर्कुलर टेबल। इनको किसी सर्कुलर टेबल में बिठाना है। द नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन इफ ए मस्ट हैव आइदर बी और सी ऑन हिज राइट। मतलब इसमें कंडीशन है ए must have either B or C in his right side। मतलब यदि ये A बैठा है तो इसके राइट साइड में या तो B प्लेस ऑक्यूपाई करे या C प्लेस ऑक्यूपाई करे, ये कंपल्सन है। एंड सेकेंड है एंड B मस्ट हैव आइदर C और D ऑन हिज राइट साइड। एंड सेकेंड कंपल्सन है कि बी के, ये जैसे मान लो ए आ गया, अब अगर इसके राइट्स में बी आता है, ओके, तो बी के राइट में आता है तो बी मस्ट हैव आइदर सी या डी। मतलब इस प्लेस पर आइदर सी आए या डी आए, ये आपको कंपल्सन है। यदि बी आता है तो यहाँ पे सी आए या डी आए। तो बताइए टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। तो बच्चों इस क्वेश्चन को आप लोग करिएगा। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, ये आपका होमवर्क था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है लेट C1 एंड C2 बी सर्कल्स गिवन बाय द इक्वेशन। तो एक मेरे पास सर्कल C1 है एंड सर्किल C1 की इक्वेशन है x² + y² - 4x - 5 = 0। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। द सर्किल सेकेंड C2 इज x² + y² + 8y + 7 = 0। तो बच्चों हमारे पास दो सर्किल, दिस सर्किल नंबर 1 and circle number 2. Then a circle having a common chord C1 and C2 as its diameter has। तो एक सर्किल जो है वो ऐसा जा रहा है कि ये सर्किल है मेरा C1 जो फर्स्ट नंबर का लिखा, और ये जो सर्किल है मेरा है C2 सेकंड नंबर का लिखा। तो ये जो सर्किल है इसकी जो कॉमन कॉर्ड निकलेगी, इसकी कॉमन कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल आपको बनाना है। मतलब ये कॉमन कॉर्ड हो गई, ये इसका डायमीटर हो गया। कॉमन कॉर्ड को डायमीटर मानते हुए एक सर्किल आपको बनाना है। तो बताइए कि ये नया सर्किल जो होगा इसका सेंटर क्या होगा, इसकी रेडियस क्या होगी। ठीक है ना। तो सेंटर दिए हुए हैं 4 ऑप्शंस में, रेडियस दिए हुए हैं। तो आपको इस नए वाले सर्किल का सेंटर पता करना है और इस नए वाले सर्किल की ही आपको रेडियस पता करना है। तो स्टार्ट कीजिए, लगाइए दिमाग कैसे अप्रोच करेंगे इसको। एक बार फिर से क्वेश्चन को मैं रिवाइज कर देता हूँ। वी हैव ए सर्किल, 2 सर्किल C1 एंड C2। सर्किल C1 का इक्वेशन दिया है, सर्किल C2 का इक्वेशन दिया है। हमें इस सर्किल की कॉमन कॉर्ड से जाने वाले एक सर्किल का पता लगाना है कि उस सर्किल का सेंटर क्या है, उस सर्किल की रेडियस क्या है। बच्चों ये हमारा क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व कीजिए। याद रखिएगा C1 और C2 की जो कॉमन कॉर्ड है वो हमारे नए सर्किल का डायामीटर है, नए सर्किल का डायामीटर। बच्चों ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन मैं कहूँगा इस क्वेश्चन को। ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, बहुत ईजी है, बट इसके लिए थोड़ी सी आपको जानकारी चाहिए है। तो उस जानकारी के मैं फॉर्मूलेज आपको बता रहा हूँ। ओके गाइस, तो देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मेरे पास 2 सर्किल दिए हैं
तो मैं इन दो सर्कल को देख करके मैं ये कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाल लेता हूँ। इक्वेशन ऑफ कॉमन कॉर्ड, ये इक्वेशन आप याद करिए, एंड दिस इज इक्वल्स टू सर्किल 1 माइनस सर्किल 2, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 इक्वल्स टू 0। तो दोनों को माइनस कर दीजिए। यदि आप यहीं पे मैं माइनस कर देता हूँ इसको, ये माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ओके। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बनेगा, माइनस 4x माइनस 8y एंड माइनस 5 माइनस 7 मतलब माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। माइनस 4 कॉमन ले लिया जाए तो ये कितना बचेगा, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये आ गई इसकी कॉमन कॉर्ड, ओके, कॉमन कॉर्ड हो गया। अब देखिए कॉमन कॉर्ड तो है, अब क्या है, दो सर्कल के कट करने से एक तीसरा नया सर्कल बन रहा है, उसका इक्वेशन निकालो। तो वो इक्वेशन क्या होता है, दैट इक्वेशन इज s1 प्लस लेमडा s2 इक्वल टू 0। सर्कल के केस में आपको जितने फॉर्मूले याद होंगे आपका चैप्टर उतना मजबूत होगा, क्योंकि सर्कल में मैक्सिमम फॉर्मूले ही है। सो वंस अगेन द फॉर्मूला इज s1 प्लस लेमडा s2 इक्वल टू 0। तो पहला सर्कल और दूसरा सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8y प्लस 7 इक्वल्स टू 0। ये हो गया इक्वेशन। इसको थोड़ा अरेंज कर लो तो एक्स स्क्वायर 1 प्लस लेमडा प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमडा, ओके, प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमडा माइनस का 4x प्लस 8 लेमडा वाई एंड कांस्टेंट की फॉर्म में माइनस 5 प्लस 7 लेमडा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन हो गया, माइनस 5 प्लस 7 लेमडा इक्वल टू 0। अब देखिए ये इक्वेशन है। अब आप एक काम कीजिए कि इसमें आप थ्रू आउट 1 प्लस लेमडा को डिवाइड कर दीजिए, सही रहेगा उससे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 प्लस लेमडा कैंसिल हो गया, माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस 8 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा एंड फिर क्या है, माइनस 5 प्लस 7 लेमडा अपॉन 1 प्लस लेमडा इक्वल्स टू 0। ये हो गया जी, ओके, प्लस टू 0। ये मेरे पास इक्वेशन बन चुका है। अब आप इसका सेंटर निकालिए। तो सेंटर कितना होता है आपको याद होगा, सेंटर होता है माइनस जी एंड माइनस एफ, जो कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 में जो सेंटर होता है दैट इज़ माइनस जी एंड माइनस एफ। तो यहाँ पे जो सेंटर निकलेगा माइनस, यहाँ पे 2g इक्वल टू कितना देखिए, ये है माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा। तो g इक्वल्स टू कितना हो गया जी, माइनस 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा, दिस इज g। तो माइनस जी कितना हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा। नाउ 2f इक्वल्स टू कितना है, देखो 8 अपॉन 1 प्लस लेमडा। सो f इक्वल टू 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा। सो माइनस f इक्वल टू माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा। मतलब इस सर्किल का जो सेंटर है माइनस जी माइनस एफ, वो कितना हो गया, जो सेंटर हो गया 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा और माइनस 4 अपॉन 1 प्लस लेमडा हो गया इसका सेंटर। अब देखो ध्यान से, ये जो सेंटर है, डायग्राम जो था मेरे पास ये है, ये जो सेंटर है वो इस कॉर्ड पे बैठा होगा, कॉमन कॉर्ड पे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कॉमन कॉर्ड को सेटिस्फाई करेंगे। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट कॉमन कॉर्ड के इक्वेशन में पुट कर दो। कॉमन कॉर्ड का इक्वेशन निकाला था हमने बहुत शुरू में, x प्लस 2y प्लस 3 इक्वल्स टू 0। सो 2 अपॉन 1 प्लस लेमडा माइनस 4 इंटू 2y हो जाएगा, तो माइनस 8 हो जाएगा, माइनस 8 लेमडा, ओके। कुछ मिस्टेक हुई यहाँ पे, 4 लेमडा आना चाहिए,
यस लैम्डा आएगा बच्चों। ओके यहाँ पे ठीक है, यस। तो 2/1 प्लस लैम्डा एंड -4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, अब सही है। तो 2/8 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 3 = 0। इसको सॉल्व कर लो, इससे लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ सॉल्व करने पे लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1, लैम्डा की वैल्यू आ रही है 1। ओके, तो अब आप इस लैम्डा को यदि आप यहाँ पुट कर दें तो आपके पास सेंटर आ जाएगा। तो जो सेंटर होगा बच्चों वो देखो कितना होगा, सेंटर इक्वल्स टू -4/1 + 1, क्योंकि लैम्डा गलत कर दिया बच्चों मैंने, -2/1 प्लस लैम्डा एंड -4 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा, ये था सेंटर, -g -f, ये 2 था बच्चों। तो वैल्यू पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू 1, तो 2/1 + 1 मतलब कि 2, एंड लैम्डा की वैल्यू फिर से 1 पुट करो तो -4 बन जाए, -4/1 + 1 यानी कि 2, तो 2 से 2 कैंसिल 1 बार और ये 2 बार। तो पॉइंट कितना आ गया, सेंटर आ गया 1, -2, सेंटर आ चुका है 1, -2। ओके, अब हमें निकालनी है रेडियस, इस सर्कल की हमें रेडियस निकालनी है। तो सर्कल की रेडियस निकालने के लिए एक बार फिर सर्कल के क्वेश्चन पे आइए। x² + y² -4/1 प्लस लैम्डा इंटू x प्लस 8 लैम्डा अपॉन 1 प्लस लैम्डा प्लस 7 लैम्डा -5/1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन मैंने सर्किल की बना रखी थी, यदि आप भूल गए हैं तो ये देख लीजिए, यही ये इक्वेशन है। ओके, इस इक्वेशन की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये वैल्यू आपकी रख दी। नाउ लैम्डा की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, 1 आई थी ना लैम्डा की वैल्यू, यस तो पुट करिए। तो सर्किल की इक्वेशन बनेगी x² + y², 1 तो -2x और 8/, लैम्डा और 1 + 1 2, तो +4 लैम्डा, यहाँ पे y भी था बच्चों, 4y, 8/2 4y, 7 बन जाए 7 - 5 2 प्लस 7 बन जाए 7 - 5 2 अपॉन 2 इक्वल टू 0, मतलब ये बन जाएगा 1। तो अच्छे से लिख देता हूँ, x² + y² -2x + 4y + 1 = 0। ये आ चुका है। सेंटर आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, -g -f, जो कि 1, -2 दिख रहा है ना। और रेडियस की बात होती है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है r = √g² + f² - c। तो √g का स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2g = -2 है तो g = -1 आएगा, तो g का स्क्वायर आएगा +1 प्लस ये 2f = 4 है तो f = 2 आएगा, तो 1 का स्क्वायर ये हो जाएगा। एंड c यहाँ पे देखिए, c यहाँ पे कितना आ रहा है 1, तो -1, तो आंसर आएगा √4, दैट इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। तो आंसर है रेडियस इक्वल्स टू 2 यूनिट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द इक्वेशन ऑफ द कॉमन टेंजेंट टू द पैराबोला y² = 16x एंड x² + y² = 8। तो एक आपके पास पैराबोला है y² = 16x और दूसरा आपके पास जो सर्किल है वो है x² + y² = 8। ये सर्किल दिया है, ये पैराबोला दिया है, आपको बताना है इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट। ओके, कॉमन टेंजेंट। तो देखिए ये बात तो तय है कि जहाँ पे पैराबोला y² = 16x समथिंग ऐसा जाएगा और x² + y² = 8 यदि मैं लिखूँ x² + y² = 8 मतलब 2√2 का होल स्क्वायर। तो ये एक सर्किल बन रहा है जिसकी रेडियस है 2√2। यदि मैं ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इट्स अ सर्किल विथ सेंटर 0, 0 एंड रेडियस इज 2√2, ये है। एंड दूसरा है y² = 16x, तो ये पैराबोला इस तरीके से जाएगा।
कॉमन टेंजेंट जो निकलेगी दोनों पे, यहाँ पे निकलेगी जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं। एक तो ये टेंजेंट निकलेगी और एक ये टेंजेंट निकलेगी। तो यहीं पर ऐसे ही कट करेगा क्योंकि सिमेट्रिक कर्व होता है। तो कॉमन टेंजेंट के इक्वेशंस, दो इक्वेशन आएंगे कॉमन टेंजेंट के। ओके, तो आइए बनाते हैं कॉमन टेंजेंट। तो जाहिर सी बात है कि हमें ये पॉइंट चाहिए सबसे पहले कॉमन टेंजेंट के लिए, जहाँ पर सर्किल और पैराबोला एक दूसरे को कट कर रहे हैं। हमें वो पॉइंट चाहिए जहाँ पर सर्किल और पैराबोला एक दूसरे को कट कर रहे हैं। एक तो ये तरीका भी हो सकता है, बट बच्चों एक बात मैंने यहाँ पर आपको गलत बता दी। वो ये बात है कि देखिए ये जो चीज़ है, सर्किल पे तो टेंजेंट बन रही है बट पैराबोला पे टेंजेंट नहीं है। तो ये केस ऐसा नहीं होगा, मतलब ये मैंने आपको गलत बताई। एक्चुअली ये होगा कैसा, देखिए ये सर्किल है, ये पैराबोला इस तरीके से जाएगा। तो कॉमन टेंजेंट वो होती है जो दोनों को टच करे। तो ऑलमोस्ट एक टेंजेंट यूं निकलेगी और एक टेंजेंट यूं निकलेगी। हाँ, अब बिल्कुल सही है। तो हमें इन दो टेंजेंट के इक्वेशन निकालने हैं, एक ये हम बिल्कुल गलत कर रहे थे जल्दबाजी में। ओके, तो इसको आपको ऐसे करना पड़ेगा। चलिए आइए करते हैं सॉल्व। तो सबसे पहले जो हमारे पास पैराबोला दिया है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करो, क्योंकि पैराबोला की इक्वेशन होती है टेंजेंट की y² = 4ax। यदि आपके पास पैराबोला है तो इसकी इक्वेशन होती है, सो ऑन कंपेयरिंग विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द पैराबोला y² = 4ax, यदि मैं कंपेयर करता हूँ इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोला के साथ, तो 4a जो मेरे पास इक्वेशन दी थी पैराबोले की वो है y² = 16x। तो 4a = 16 आएगा, सो a = 4 आ गया। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन पैराबोला क्या होता है, कंडीशन होती है c = a/m। तो फॉर्मूला बनता है y = mx + a/m। तो यहाँ पे बनेगा y = mx + 4/m। ये बन गई टेंजेंट ऑन पैराबोला। ओके, तो आप इसे यदि लीनियर फॉर्म में लिखें तो लीनियर फॉर्म में आप इसे लिख सकते हैं क्या, यहाँ से मैं शुरू कर रहा हूँ। यदि आप इसे लीनियर फॉर्म में लिखना चाहें, जो टेंजेंट मेरे पास आई थी पैराबोला की, mx/y = mx + 4/m, तो इसको मैं सिंप्लीफाइड वे में लिख सकता हूँ mx - y + 4/m = 0। ये था। ओके, तो ये तो हो गई पैराबोला के लिए बात। अब बात करते हैं सर्किल के लिए कि यदि ये लाइन सर्किल पर टच कर रही है तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, हमें इस क्वेश्चन में टेंजेंट्स के इक्वेशन निकालने, कॉमन टेंजेंट्स के। तो हमें यहाँ पे m की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब आइए m की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं सर्किल के केस में। देखो ये जो इक्वेशन निकला है, ये जो पैराबोला की टेंजेंट थी, ये कुछ ऐसे आ रही थी, समझ लो। डायग्राम में थोड़ा रफ कंसिडरेशन लेके चलना। तो ये जो टेंजेंट है ये सर्किल की भी टेंजेंट है। ओके, तो सर्किल के सेंटर से इस पर खींची गई डिस्टेंस किसके इक्वल होगी, रेडियस के। रेडियस कितनी है, 2√2। तो चलो, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्किल, दिस सर्किल। ओके, सो द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, क्यों, क्योंकि इक्वेशन दिया था सर्किल का x² + y² = 8 मीन्स 2√2 का होल स्क्वायर। तो इसके सेंटर से, ओरिजिन सेंटर है,
से खींची गई जो लेंथ है परपेंडिकुलर है वो रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, सो देयरफॉर क्या बोल सकते हो आप, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर क्या बन जाएगा, 0 माइनस 0 प्लस 4/m अंडर रूट m का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर। ये है लेंथ ऑफ टेंजेंट, नो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब ये किसके इक्वल होगा बच्चों, ये √8 के इक्वल होगा, बिकॉज ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। तो ये पूरी इक्वेशन m में है तो आपको m दे देगी, इसको सॉल्व कर लो। सो 4/m इज इक्वल्स टू √8 इन ब्रैकेट √m स्क्वायर प्लस 1। ओके, m स्क्वायर प्लस 1, स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर दो तो 16/m स्क्वायर इक्वल्स टू √8 8 हो जाएगा, 3 हो जाएगा m स्क्वायर प्लस 1 क्योंकि रूट हट जाएगा। ओके, देखिए यदि मैं इसको कैंसिल करूँ तो 8 2 जा 16, तो 2/m स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1, 2/m स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर प्लस 1। सो 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1, 2 इक्वल्स टू m स्क्वायर इंटू m स्क्वायर प्लस 1। यदि मैं इसको ओपन करूं तो 2 इक्वल्स टू m टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर, तो m टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन बन गई m टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2। अब यदि मैं इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करूं तो देखिए क्या बनेगा, इक्वेशन तो आपको दिख रही है ना, m टू दी पावर 4 प्लस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो हमें ऐसे नंबर चाहिए हैं m की पावर 4 के टर्म, m की पावर 2 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करने पर -2 आए और सम करने पर 1, तो -2 + 1 नंबर हो सकते हैं। तो m की पावर 4 प्लस 2m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0। m स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना आ गया, m स्क्वायर प्लस 2, और -1 कॉमन ले लीजिए तो m स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। सो m स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई m स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से दो केसेस हुए, एक m स्क्वायर इक्वल्स टू -2 जो कि पॉसिबल नहीं है तो इसको इग्नोर कर दीजिए, और m स्क्वायर इक्वल टू हो गया 1, तो m इक्वल टू आ गया +-1। मतलब यहाँ पर दो वैल्यू आएंगी m इक्वल टू +-1। अब याद कीजिए जब हमने जो टेंजेंट का इक्वेशन निकाला था वो निकाला था y इज इक्वल टू mx प्लस a/m, और a/m करके जो इक्वेशन निकला था, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ, दिस वॉज द इक्वेशन 4/m। तो mx प्लस 4/m, तो y इज इक्वल टू +-1 x +-4/m, तो इसको प्लस कर दो +-1, क्योंकि दो वैल्यू आई हैं तो एक बार प्लस ले लीजिए एक बार माइनस ले लीजिए, तो आंसर आएगा y इज इक्वल टू +-x +-4। ठीक है, तो एक आंसर आएगा प्लस लेने y इज इक्वल टू x + 4, फिर टेंजेंट ये आएगी और दूसरी टेंजेंट y इक्वल टू -x -4। दिस विल बी द अनदर टेंजेंट। तो बिल्कुल सही है, दो टेंजेंट आ रही हैं, इसी तरीके से ऑप्शन में मैच भी हो रहा है बच्चों, तो ये दो टेंजेंट आएंगी। दिस वाज वेरी वन ऑफ द ब्यूटीफुल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है एन एलिप्स हैज OB एज सेमी माइनर एक्सिस। तो ये मान लीजिए एक कोई एलिप्स है, अभी तो मुझे नहीं पता है कि इसका ओरिएंटेशन किस तरफ है, फिर भी रैंडमली ऐसे मान के चलिए एन एलिप्स हैज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज B। तो OB इसकी सेमी माइनर एक्सिस है, ये होती माइनर, ये हो गई सेमी माइनर एक्सिस। F एंड F' आर इट्स फोकाई, एक फोकस F है दूसरी फोकस F' है।
So F and F dash are its foci and angle FB/F dash is a right angle. ओके, ये जो एंगल है बच्चों FB/F dash ये 90 डिग्री है, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो एंगल है ये 90 डिग्री है। तो आपको बताना है कि इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी। आपको इस एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होगी, मतलब एंगल दिया गया है और आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है। एंगल इसका दिया गया है, फोकाइज का प्लांटिंग एंगल इस बी पॉइंट पर, आपको इसेंट्रिसिटी बतानी है। तो देखिए, वैसे तो बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन दिख रहा, बट ये बहुत इजी है। आप इस लेंथ को ले लीजिए b, क्योंकि जानते हैं कि टोटल लेंथ होती है 2b, तो ये लेंथ आप b ले लीजिए और यहाँ तक की लेंथ होती है AE, तो दिस इज पॉइंट इज AE, 0 और ये पॉइंट होगा -AE, 0। अब देखिए हमारे पास ये वाला पॉइंट क्या होता है, ये होता है 0, b। क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? यदि हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हमारे पास इसेंट्रिसिटी डायरेक्टली इन्वॉल्व हो जाएगी यहाँ पे। तो चलिए हम अप्लाई करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहती है F डैश का स्क्वायर इक्वल टू BF डैश का स्क्वायर प्लस BF का स्क्वायर। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी डिस्टेंस, ये डिस्टेंस तो FF डैश 2AE है, बिकॉज AE इधर, सो दिस इज 2AE, तो 2AE का स्क्वायर इक्वल टू BF डैश का स्क्वायर, तो अंडर रूट BF डैश x2 माइनस x1, तो AE माइनस 0 का स्क्वायर AE स्क्वायर प्लस 0 माइनस B का स्क्वायर B स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस सेम ये भी आएगा, ये भी यही आएगा, अंडर रूट A स्क्वायर होल आएगा, तो A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का होल स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, ये बचेगा 4A स्क्वायर E स्क्वायर, यहाँ पर आएगा ओनली A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। दोस्तों ये हो गया 2A स्क्वायर E स्क्वायर प्लस 2B स्क्वायर, दिस इज 4A स्क्वायर E स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से आप जो है आप 4A स्क्वायर में से इसको माइनस कर लीजिए 2A स्क्वायर को, तो ये बजाएगा 2A स्क्वायर E स्क्वायर और ये हो गया B स्क्वायर 2B स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो गया, A स्क्वायर B स्क्वायर इक्वल टू आ गया, सॉरी A स्क्वायर E स्क्वायर इक्वल टू आ गया B स्क्वायर, सो E स्क्वायर इक्वल टू B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर। अब बच्चों जो ऑप्शंस हमें दिए हैं वो इस फॉर्म में नहीं है, ऑप्शंस हमें नंबर्स की फॉर्म में दिए गए हैं, एंड ऑप्शंस आर की E जो है क्या है 1/√2 है, 1/2 है, 1/4 है या 1/√3 है, हमें इन ऑप्शंस में से पता लगाना है। तो आपको याद होगा एक इक्वेशन क्या होता है जो सारी चीज़ों को रिलेट करता है, किस में रिलेट करता है, एलिप्स में। तो ये ऑप्शन होता है B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर ब्रैकेट में E स्क्वायर माइनस 1, ये रिलेशन होती है B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर E स्क्वायर माइनस 1, यहाँ से B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा E स्क्वायर माइनस 1। अब B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर की वैल्यू तो यहाँ E स्क्वायर है, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं E स्क्वायर इक्वल टू, कुछ मिस्टेक हो रही है, हाँ मिस्टेक ये हो रही है कि इसेंट्रिसिटी इसकी 1 से कम होती है, तो ये रिलेशन मैंने हाइपरबोला वाला लिख दिया है, 1 माइनस E स्क्वायर होता है, तो B स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर 1 माइनस E स्क्वायर, अब सही है। सो B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस E स्क्वायर। अब B स्क्वायर अपॉन A स्क्वायर की वैल्यू तो ऑलरेडी आपने E स्क्वायर निकाल रखी, तो E स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस E स्क्वायर, सो 2E स्क्वायर इक्वल टू 1, E स्क्वायर इक्वल टू 1/2, तो E इज इक्वल्स टू 1/√2 और प्लस साइन लेंगे क्योंकि इसेंट्रिसिटी कभी नेगेटिव नहीं होती है, सो आंसर इक्वल्स टू 1/√2। बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ये वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ना, उम्मीद नहीं थी कि इतने अच्छे से हो जाएगा, बट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस दोस्तों एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने भी चाहिए, इनकी एक अलग खूबसूरती है, एक अलग इनकी पहचान है। चलिए, बहुत अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत मज़ा आ रहा है पढ़ने में भी, पढ़ाने में भी, आप सभी को जुड़े रहिए। ओके एवरीवन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, द एंगल बिटवीन द लाइंस
द एंगल बिटवीन द लाइन्स, हमारे पास दो 3D लाइन्स दी गई हैं। पहली लाइन है हमारे पास 2x इक्वल्स टू 3y इक्वल्स टू माइनस जेड, एंड जो दूसरी लाइन दी गई है वो है 6x इक्वल्स टू माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 4z। यदि इसको हम सिस्टमेटिकली लिखते हैं फर्स्ट लाइन को, सो इट वुड बी x अपॉन 1/2 इक्वल्स टू y अपॉन 1/3 इक्वल्स टू z अपॉन -1। ये नंबर 1 दे दीजिए, और जो दूसरी लाइन है दैट इज x अपॉन 1/6 इक्वल्स टू y अपॉन -1 इक्वल टू z अपॉन -1/4। ये बन गई दूसरी लाइन। अब ये डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में ये फार्मूला हमारा आ चुका है। अगर इसका हमको एंगल निकालना है तो डायरेक्ट फार्मूला हमारे पास होता है cos थीटा इक्वल्स टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट में एंड इनटू अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो मैं फार्मूला लिख देता हूँ आपके लिए, बहुत सिंपल फार्मूला। ऐसा क्वेश्चन अमूमन आता नहीं है इतना क्वेश्चन, ये तो सबको ही करके आएगा जेई में अगर यदि क्वेश्चन आता है। cos थीटा इज इक्वल्स टू a1a2 प्लस b1b2 प्लस c1c2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। तो गाइज cos थीटा इसमें ऊपर का टर्म मल्टीप्लाई कर लो आप, 0 आ रहा है, सो आंसर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री यहाँ पे हो रहा है। दैट इज वेरी सिंपल। ओके, नेक्स्ट मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 90 है ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग वेक्टर्स, मतलब दो वेक्टर दिए गए, मान लो एक सपोज वेक्टर फर्स्ट है, सो ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स। तो जो प्लेन कंटेन करता है पहला वेक्टर दैट इज i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, फर्स्ट वेक्टर, एंड सेकेंड वेक्टर b इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप। तो इन दो वेक्टर्स को एक प्लेन कंटेन कर रहा है। सपोज लाइक दिस है, ये एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, इन दो को एक प्लेन कंटेन कर रहा है। ओके, ए और बी। अब कह रहा है कि ये जो वेक्टर इन दोनों वेक्टर्स को कंटेन करते हुए प्लेन का जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, सपोज मान लो ये है वो परपेंडिकुलर वेक्टर, इसका नाम वैसे हम लोग क्या बोलते हैं, एन वेक्टर। ओके, ये वो परपेंडिकुलर वेक्टर है। कह रहा है कि ये जो परपेंडिकुलर वेक्टर है ये एक किसी और वेक्टर जिसका नाम दे रखा है, मैं उसका नाम दे देता हूँ आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो एंगल पूछा गया है एंड ऑप्शंस आर tan इनवर्स रूट 14, sec इनवर्स रूट 14, tan इनवर्स रूट 15 एंड नन ऑफ दीज। ये आपको ऑप्शंस पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली क्या है कि वेक्टर ए है, वेक्टर बी है और इसको कंटेन करता हुआ एक प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना है और उस नॉर्मल वेक्टर का एंगल निकालना है। चार ऑप्शंस हैं, सेक में आ जाए तो सेक में, 10 में आ जाए तो 10 में, जिसमें राइट बैठ जाए उसमें। चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसका नॉर्मल वेक्टर निकालना। तो नॉर्मल वेक्टर कैसे निकलेगा, एन वेक्टर इज इक्वल्स टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये होता है एन वेक्टर इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ये ए और बी के प्लेन की कंटेनिंग परपेंडिकुलर वेक्टर हुआ करता है। तो इसको वेरी सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। हियर आई कैप जे कैप के कैप 1 माइनस 2 माइनस 1 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 माइनस 1। चलिए सॉल्व कर लीजिए इसको। सो आई कैप माइनस 2 माइनस 1 ये हो गया प्लस 2 एंड ये हो जाएगा अगेन माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है ना, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। 1 माइनस 2 1 चेक कर लूँ एक बार बच्चों में। 1 माइनस 2 माइनस 1 एंड 3 माइनस 2 माइनस 1, राइट, कोई गलती नहीं है जी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये हो गया आई कैप, देन माइनस जे कैप आता है, ये इससे जाएगा, सो ये माइनस 1 एंड ये इससे जाएगा, 3 बन जा माइनस 3 प्लस 3 हो जाएगा, प्लस के कैप 1 इंटू माइनस 2 एंड 3 2 जा माइनस 6 प्लस 6। तो कितना हो गया, 0 आई कैप, 3 माइनस 1 हो गया प्लस का 2, तो माइनस 2 जे कैप एंड प्लस 4 के कैप।
तो फाइनली जो मेरे पास परपेंडिकुलर वेक्टर निकल करके आता है दैट इज 2j कैप प्लस 4k कैप। दिस इज द परपेंडिकुलर वेक्टर वी रिक्वायर। ओके, अब ये परपेंडिकुलर वेक्टर है जो हमें मिल गया है परपेंडिकुलर वेक्टर। अब कह रहा है कि ओके ये वेक्टर निकल गया है और जो दूसरा वेक्टर हमें दिया गया है, जो दूसरा वेक्टर ये तो अभी n, ये तो अभी, तो बच्चों ये जो आ चुका है अभी मेरे पास, ये a वेक्टर यहाँ था, सॉरी, ये आ चुका है n वेक्टर। अब ये n वेक्टर एक अलग दिया गया है, इसके साथ एक अलग वेक्टर है i कैप j कैप k कैप, इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? सो कॉस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। यदि आपके पास मान लो सपोज मेरा जो वेक्टर है n निकला है और इसका नाम r मान लो, तो फॉर्मूला होगा वेक्टर n कैप अपॉन मॉड n डॉट वेक्टर r अपॉन मॉड ऑफ r। ये होता है फॉर्मूला, ठीक है ना। तो इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल्स टू दोनों वेक्टर n डॉट वेक्टर r अपॉन मॉड n और मॉड r। तो चलिए इसकी वैल्यू प्लेस करनी है, ज़्यादा कुछ तो बचा नहीं इस क्वेश्चन में। तो वेक्टर n और वेक्टर r के मॉड अपन को सॉल्व करने हैं। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, देखिए n कैप और n और r लिख देता हूँ मैं। n क्या दिया था आपका, ये निकाला अपन ने, माइनस 2j कैप प्लस 4k कैप। नीचे मॉड भी लिख देता हूँ, अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16 डॉट, देखिए ये है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप और इसका आएगा मॉड अंडर रूट 3। ओके, ये आ गया 3। तो इसे अब मैं यदि सॉल्व करूं तो क्या आएगा, ये देखिए, यदि इसे मैं सॉल्व करता हूं तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 2j कैप, i कैप के साथ तो कुछ होगा नहीं, जीरो हो गया ये, तो ये हो गया -2 एंड प्लस का 4 अपॉन अंडर रूट 20 अंडर रूट 3। तो ठीक है, तो 2 प्लस 4 कितना आएगा, +2। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू +2 अपॉन अंडर रूट 60, क्योंकि 23 जा 60। नाउ आप देखिए इसको लिख सकते हैं आप +2 को, कॉस थीटा इज इक्वल टू +2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 4 होल डिवाइडेड बाई रूट 60। तो ये आ गया 15 बार। तो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1/15। कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√15। ओके, कॉस थीटा इक्वल्स टू 1/√15 आ गया। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू आ गया 1/√15। सो थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा कॉस इनवर्स 1/√15। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले से थीटा इज इक्वल्स टू हो जाएगा सेक इनवर्स अंडर रूट 15। बट ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहे हैं, अब हमें 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो चलिए हम 10 में कन्वर्ट करते हैं इसको, क्योंकि कोई भी ऑप्शन नहीं है। 10 में 14 का ऑप्शन है। तो चलिए कॉस थीटा है 1/√15 है। सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/√15 से ट्रायंगल बनाइए। बेस अपॉन हाइपोटेनस ये थीटा है, बेस है 1, हाइपोटेनस है √15। तो चलिए निकाल लेते हैं, ये कितना होगा बेटा, ये होगा अंडर रूट 14। डेफिनेटली जब इसको आप ऐड करोगे तो √15 आ जाएगा। ओके, कर लेना इसको √15। नाउ tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर √14 अपॉन बेस दैट इज इक्वल्स टू 1। सो थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स √14। क्या ये ऑप्शन में है? जी हाँ, ये ऑप्शन में मैच कर रहा है, इसलिए इट इज़ द करेक्ट आंसर, tan इनवर्स √14। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन IIT JEE में आते हैं बच्चों, बढ़िया क्वेश्चन होते हैं, आपसे बनते हैं फिर भी नहीं बनते हैं, छूट जाते हैं। ओके एवरीवन, वंस अगेन सी द क्वेश्चन नंबर 20 नाउ। अब क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 में पढ़ रहा हूँ आपके लिए। क्वेश्चन इज द 3 इंटीजर्स आर चूजन एट रैंडम फ्रॉम फर्स्ट 20 इंटीजर। मतलब आपको 1 से लेकर के 20 तक के इंटीजर्स दिए गए हैं, फर्स्ट 20 इंटीजर्स। ओके, फर्स्ट 20 मैं मान रहा हूं क्योंकि फर्स्ट इंटीजर्स तो खैर कभी लिमिटेड है ही नहीं है, फिर भी 1 से मान लेता हूं मैं। द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट इज इवन, तो आपको प्रोडक्ट निकालना है कि 3 इंटीजर्स का प्रोडक्ट इवन हो। प्रोडक्ट क्या हो? इवन है। ओके,
सो चलिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सो एक्चुअली आपने किया क्या, यू हैव सिलेक्टेड थ्री इंटीजर्स आर एक्स वाई जेड। तो इनके प्रोडक्ट इवन कब कब हो सकते हैं, यार देखो इनके प्रोडक्ट इवन कब कब हो सकते हैं भाई। तीन केसेस हैं प्रोडक्ट इवन होने के। एक, यदि कोई भी एक नंबर सिंगल इवन हो जाए तो ये पूरा प्रोडक्ट इवन हो जाएगा, दो इवन हो जाएंगे तो भी इवन हो जाएगा, और तीसरा तीनों अगर नंबर इवन हो जाएंगे तो भी इवन हो जाएगा। केवल एक केस में प्रोडक्ट इवन नहीं आएगा जिसमें हमारे पास तीनों नंबर जो है ऑड हैं, तीनों नंबर जो है ऑड हैं। अगर तीनों ऑड हैं उस केस में प्रोडक्ट जो होगा वो क्या आएगा, ऑड आएगा। तो यदि हम 1 में से उस सभी प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देते हैं जिसमें ऑल ऑड नंबर होंगे तो हमारे पास इवन की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, सो ऑड केसेस की प्रोबेबिलिटी को यदि मैं 1 से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास प्रोडक्ट इवन नंबर होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व। The total number of ways in which three integers can be chosen from first 20 integers is 20c3। ये बेस इवेंट में आ जाएगा 20c3। Now, the product of the three integers will be even if at least one of the integers is even। at least one of the integers, तो देखो at least one आ गया तो at least one की probability जो निकलती है that is p at least one that is equals to 1 minus probability of none। इस तरीके से निकलता है। So once again I'm studying the product of three integers will be even if at least one of the integers is even, therefore the required probability equals to 1 minus probability that all three integers 1 minus probability that none of the three integers is even, means all odd। चलिए देखते हैं। तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी में बेस कितना आएगा, 20 में से 3, टोटल 20 इंटीजर्स में से ऑड इंटीजर्स कितने होंगे, 10। सो आंसर 1 माइनस 10c3 अपॉन 20c3। सो 1 माइनस 10c3 अपॉन 20c3, 1 माइनस 10c3, 10 को 3 बार पीछे, 10 9 8 डिवाइडेड बाई 3 2 1 होल डिवाइड बाई 20c3, 20 19 18 डिवाइड बाई 3 2 1 कैंसिल 1 minus 10 9 8 20 19 18 10 2s are 20 8 ओके। नाउ काटो इसको, 4 से काट गया, 2 से 9 बार कट गया। ओके, सो 1 and 2 2s are 4, 9 2s are 18। 1 minus 18 अपॉन हाउ मच, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने यहाँ पे, 9 2s are 18, 99 जा आ रहा है, ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। एक मिनट बच्चों, फिर से करता हूँ इसको, कुछ मिस्टेक मुझे लग रही है। 10 9 8 20 19 18 ओके, 9 2s are 18 हो रहा था, 9 2s are 18 मैंने यहाँ 8 लिख दिया है। ओके, कुछ मिस्टेक हुई है। वंस अगेन इसको फिर से मैं सॉल्व करता हूँ बच्चों। चलिए देखिए, फिर से सॉल्व करता हूँ। सो आंसर इज 1 minus 10c3 डिवाइडेड बाई 20c3। So it would be 1 minus 10c3 means 10c3, 10 में से 3 पीछे, 10 9 8 और नीचे 3 2 1, और यहाँ 20 में से 3 पीछे तो 20 19 और 18 और 3 2 1, यस राइट। ये कैंसिल, तो क्या बन गया, 1 minus 10 9 8 और 20 19 और 18, 9 से 2 बार गया, 10 से 2 बार गया, कि 4 से 2 बार गया। ओके, 1 minus 2 by 19, सो आंसर इक्वल्स टू 17 by 19। यस करेक्ट, मिस्टेक हो रही थी कुछ। सो आंसर करेक्ट आंसर इज 17 by 19 इज द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट्स, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन इज इफ cot of theta plus tan theta is equals to m. First statement, this is if cot theta plus tan theta equals to m and sec theta minus cos theta equals to n. This is second statement. Sec theta minus tan theta equals to n. Then which of the following is correct? क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है, और कुछ स्टेटमेंट आपके सामने दिए गए हैं, उसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। मैं आपको स्टेटमेंट दिखा देता हूँ, एक्सक्यूज मी। ये स्टेटमेंट्स आपके सामने दिए हुए हैं, बहुत छोटे लिखे हैं,
कोसाइड क्लियर हो पाए। ओके, नाउ यू सी प्लीज, ये m इंटू एम एन स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 माइनस n इंटू एन एम स्क्वायर होल टू द पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। एम स्क्वायर n का होल पावर 1/3 माइनस n एम स्क्वायर की होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। ये सारे स्टेटमेंट आपको दिए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। चलिए, तो और करना क्या है, देखिए करना ये है कि सारी एक्सप्रेशन में आपको m और n में रिजल्ट पूछा जा रहा है। ओके, मतलब आपको इन दोनों इक्वेशन को यूज करके m और n में एक रिलेशनशिप ले करके आना है, करना यही है। ओके, सॉरी मैं जूम आउट करना भूल गया। नाउ इट इज फाइन। सो दो रिलेशन आपके पास दिए गए हैं और करना यह है कि आपको m और n में रिलेशनशिप लेके आनी है। वही रिलेशनशिप जो m और n में है वही आपका एक ऑप्शन बनेगी। सो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व। ओके, सो गाइज लेट्स स्टार्ट हाउ टू सॉल्व। सो पहला स्टेटमेंट है मेरे पास cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू m। cot थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू m। सो cot थीटा आई में राइट हियर 1/10 थीटा। ओके, 1/10 थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल्स टू m। So 1 plus 10 square theta equals to m tan theta. 1 plus 10 square theta equals to m tan theta and 1 plus 10 square theta equal to होता कितना sec square theta equals to m tan theta। ये रिजल्ट बना के रख लो, अभी एक काम में आएगा, इसको a नंबर मान लो आप। ओके, वो सो क्या हो गया, sec square theta is equals to m tan theta। एक स्टेटमेंट आप ये बना के रख लो। चलो दूसरा इक्वेशन उठाओ। दूसरा इक्वेशन है sec थीटा माइनस cos थीटा। sec थीटा माइनस cos थीटा इक्वल्स टू n। सो यू कैन राइट इट sec थीटा माइनस 1 अपॉन sec थीटा इक्वल्स टू n। सो ये हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू n sec थीटा। sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू n sec थीटा एंड sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू होता है tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू n sec थीटा। ये स्टेटमेंट नंबर आप बी बना लीजिए, tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू n sec थीटा। अब देखिए, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो यहाँ पे sec स्क्वायर हो जाएगा। यदि मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो ये टोटल ऐसी अप्रोच आपको तब आएगी जब आप प्रैक्टिस करके जाओगे, अदरवाइज कोई मेथड नहीं होता इसका। अब अगर प्रैक्टिस है आपकी इस टाइप की 10-15 क्वेश्चन आपने लगा रखे हैं तो आपको याद रहेगा, नहीं तो गया एक क्वेश्चन, फिर तो गया। सो स्क्वायरिंग कर दीजिए दोनों तरफ, तो 10 की पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये बन गया। एंड sec स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं, m tan थीटा। सो क्या बनेगा ये 10 की पावर 4 थीटा दैट इज इक्वल्स टू n स्क्वायर एंड sec स्क्वायर थीटा की जगह m tan थीटा। ओके, m tan थीटा। अब आप यहाँ पे tan थीटा को कैंसिल कर सकते हो, बट याद रहे tan थीटा तभी कैंसिल होता है जब कोई चीज जीरो ना हो। tan थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर जीरो होती है तो कैंसिल नहीं होती है। सो tan थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। यस, क्यों जीरो नहीं होगा? अगर tan थीटा जीरो होता तो cot थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू आपको m नहीं मिलती, ये m मिल रही थी, इसका मतलब दिस वुड बी नॉन जीरो। तो ये जीरो नहीं है, सो tan थीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या बन जाएगा स्टेटमेंट, tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर m। सो tan क्यूब थीटा, सो tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर m, n स्क्वायर m। सो tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर m। कहाँ से आ गई वैल्यू, पिछला वाला जो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया, ये देखिए क्लियर हो रहा है। सो 10 पावर 4 है तो कैंसिल हो गए, 3 बचेंगे और n स्क्वायर m। सो tan क्यूब थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर m, ये एक काम की रिलेशनशिप है। सो tan थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर m की होल पावर 1/3, ये आ गई tan थीटा इक्वल्स टू n स्क्वायर m की होल पावर 1/3। अब देखिए जो इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास वो क्या है, इक्वेशन नंबर 1 बाई इक्वेशन नंबर जो हमने ए निकाला था वो था हमारे पास, इक्वेशन नंबर ए जो मैंने निकाला था वो था sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
एम टेन थीटा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एम टेन थीटा। तो यहाँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू एम, और टेन थीटा मतलब एन स्क्वायर होल की पावर एम की पावर 1/3, एन स्क्वायर एम की पावर 1/3। तो ये सेक स्क्वायर भी आ गया और ये टेन स्क्वायर भी आ गया। अब एक रिलेशन होता है, वी नो द रिलेशन दैट सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू एम मल्टीप्लाई एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ये है टेन स्क्वायर थीटा। ओके, क्या आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, एन स्क्वायर एम होल पावर 1/3 इक्वल्स टू 1। ओके, तो यही आंसर है हमारा, एम इंटू एम एन स्क्वायर की होल पावर 1/3 माइनस एन इंटू एन एम स्क्वायर, कुछ माइनस एन इंटू एन स्क्वायर होल पावर 2/3। वेट। ओके गाइज, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई, यहाँ पे पावर 2/3 आएगा बिकॉज टेन थीटा था ये, तो टेन थीटा में स्क्वायर जाएगा तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार अरेंज करूँ तो m इंटू एम एन स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस, यदि मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ, यदि मैं यहाँ से n कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, n यदि कॉमन ले लिया मैंने तो n इंटू एन एम स्क्वायर की होल पावर 1/3। आप इसको ओपन करके देख लीजिए, ये वही बन जाएगा। ओके, इक्वल्स टू 1। यदि ओपन करेंगे तो ये 1 है और ये बन जाएगा 1/3, तो 1 प्लस 1/3 दैट इज इक्वल्स टू 4/3, और वैसे भी ये 4/3 है। तो बच्चों ये अरेंज टाइप का क्वेश्चन है, बहुत ही डिफिकल्ट है, टिपिकल है। तो आपको यदि इसको करना है तो आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए इसकी, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके गाइज, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन है इफ 3 साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू π/3 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी। देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। ओके, सिंपल से इसमें आपको वो सब्सटीट्यूशन करना है, अप्रोप्रिएट सब्सटीट्यूशन। तो तीनों फार्मूले नज़र के सामने मेरे तैर रहे हैं। पुट करिए x इक्वल्स टू टेन थीटा, सो x इक्वल टू टेन थीटा, तो ये बन गया 3 साइन इनवर्स, ये क्या बन गया 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस 4 कॉस इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, एंड ये क्या बनेगा 2 tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ओके, इक्वल्स टू π/3 गिवन है यार। ओके, तो 3 देखो यार, ये क्या है साइन इनवर्स, एंड ये है साइन 2 थीटा की फॉर्मूला माइनस 4 कॉस इनवर्स, ये है कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला, और ये है 2 tan इनवर्स tan 2 थीटा का फॉर्मूला इक्वल टू π/3। तो भाई 3 साइन से साइन हट गया इंटू 2 थीटा, कितना आ गया 6 थीटा, माइनस कॉस से कॉस हट गया कॉस 8 थीटा, 4 2 8 थीटा, और 2 से 2 तो ये बन गया प्लस का 4 थीटा इक्वल टू π/3। तो 6 थीटा और 4 थीटा 10 में से 8 गए, 2 थीटा 2 थीटा इक्वल टू π/3, थीटा इक्वल टू π/6, थीटा इक्वल टू π/6। अब आपने स्टार्ट में थीटा tan थीटा इक्वल टू एक्स था, तो थीटा इक्वल टू क्या रहा होगा, थीटा इक्वल टू ये रहा होगा tan इनवर्स x, तो यहाँ से tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/6 हो गया। ओके, तो मैं लिख देता हूँ 2 थीटा इक्वल टू आया है π/3,
तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 6, तो tan इनवर्स x इक्वल टू पाई बाई 6, x इक्वल्स टू tan ऑफ पाई बाई 6। 10 पाई बाई 6 कितना होता है बच्चों? 1/√3। तो ये बहुत ही सिंपल लड्डू टाइप क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो बच्चे टूट पड़ते हैं, तो इसमें खुश होने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कर लेते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट सी द क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन इज द AM अर्थमेटिक मीन ऑफ, पहला नंबर दिया है 2n+1 C0, दूसरा नंबर दिया है 2n+1 C1, 2n+1 C2, अप टू नंबर्स दिए हैं 2n+1 CN। तो सबसे पहले ये पता लगा लो कितने नंबर है, n+1 नंबर है, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हुई है। तो अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन इज द सम ऑफ द ऑल द नंबर्स डिवाइडेड बाई टोटल काउंट, जितने भी नंबर्स होते हैं। तो AM यदि मैं इसका लिखूं तो AN आएगा 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2 प्लस डॉट 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 लास्ट नंबर वुड बी 2n+1 CN डिवाइडेड बाई n+1, ये आएगा। ओके, अब देखिए बच्चों, इसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा टेक्निकल है, यहाँ से ये कुछ नहीं दिख रहा है। अब आप देखिए, यदि मैं स्टार्ट करूँ 2n+1 C0 के एक्सपेंशन, तो 2n+1 C0, क्योंकि हम जानते हैं होता क्या है, nC0 प्लस nC1 प्लस nC2 प्लस अप टू nCn, इनकी कोफिशिएंट की वैल्यू कितनी होती है? 2 की पावर n हुआ करती है। ओके, इसी तरीके से 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस 2n+1 C2, लाइकवाइज 2n+1 CN, जो nth कोफिशिएंट आएगा 2n+1 C0 प्लस 2n+1 C1 प्लस 2n+1 CN, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी टोटल 2 टू दी पावर 2n+1। ओके, सही है ना? तो 0 से लेके यहाँ 2n+1 C 2n+1। ओके, ये NCN था ना, तो 2n+1। ओके, ये हो गया, इसकी वैल्यू 0 आ गई, सॉरी 2 टू द पावर 2n+1 आ गई। यहाँ से लेके यहाँ तक में टोटल टर्म्स कितने हैं? टोटल टर्म्स यहाँ से लेके यहाँ तक हैं 2n+2 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? 2n+2। ओके, क्योंकि 2n+1 तो इसी में है 1 से लेके, और एक और है, तो 2n+1+1 मतलब 2n+2। अब आप एक चीज ये देखो कि बाइनोमियल कोफिशिएंट जो है शुरुआत का और लास्ट का इक्वल है, शुरुआत का और लास्ट का बाइनोमियल टर्म्स इक्वल है, मतलब 2nC1 2n+1 C0 इक्वल्स टू 2n+1 C 2n+1। क्यों? एक बेसिक आइडेंटिटी होती है NCR इक्वल्स टू NCN माइनस R। तो मतलब ये जो टर्म है ये इसके इक्वल है, ये जो होगा इसके पहले वाले के इक्वल होगा। मतलब टोटल कितने टर्म्स थे? 2n+2 टर्म्स थे। इसके हाफ कितने होंगे? हाफ होंगे n+1। मतलब n+1 कोफिशिएंट एक तरफ और n+1 कोफिशिएंट एक तरफ, दोनों क्या है? इक्वल हैं, दोनों जो हैं इक्वल हैं। ठीक है ना? तो ये हो गया। और तो यदि मैं बात करूं कि हाफ कोफिशिएंट इस तरफ n+1 और n+1 कोफिशिएंट जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे इनके कोफिशिएंट्स। अब इस बात को बहुत गहराई से समझो कि n+1 कोफिशिएंट मिला के टोटल 2n+1 कोफिशिएंट बन रहे हैं। एक बार फिर से सुनना मैं क्या बोल गया। टोटल यहाँ पे कितने कोफिशिएंट्स बन रहे हैं? यहाँ पे बन रहे हैं 2n+2। कितने बन रहे हैं? 2n+2, क्योंकि 2n+1 इसको है और एक ये रहेगा तो 2n+2। तो 2n+2 टोटल कोफिशिएंट है। हाफ क्या होंगे? n+1। मतलब इधर के आधे n+1 कोफिशिएंट इधर के आधे n+1 कोफिशिएंट के इक्वल होंगे।
टोटल का सम कितना आ रहा है 2 टू दी पावर 2n प्लस 1। तो आधे का कोफिशिएंट का सम कितना आएगा वो मैं लिख देता हूं बच्चों। देखो आधे का कोफिशिएंट का सम आएगा 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। बेस सेम तो पावर सब्ट्रैक्ट 2 टू दी पावर 2n प्लस 1 माइनस 1। सो कितना आया 2 टू दी पावर 2n। ये आधे कोफिशिएंट का सम आ गया। ओके, आधे कोफिशिएंट का सम। अब हमको आधे का ही तो एवरेज चाहिए है। तो चलिए पहला है 2nc0, 2nc1, 2n सॉरी गलत हो गया 2n प्लस 1c0 प्लस 2n प्लस 1c1 अप टू कितने तक जाना था हमें 2n प्लस 1 cn। ये हो गए n प्लस 1 टर्म्स आधे। ओके, आधे टर्म्स हो गए डिवाइडेड बाई n प्लस 1। तो ऊपर आपने सम कितना निकाला है 2 टू दी पावर 2n होल डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये होगा इसका आंसर 2 टू दी पावर 2n डिवाइड बाई n प्लस 1। थोड़ा सा टिपिकल था बट ज्यादा मुश्किल नहीं था, इसको इजीली आप समझिए। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज फॉर एनफ। ये इसको आज फाइनलाइज करते हैं। तो अभी इतने सारे क्वेश्चन काफी हैं, प्रैक्टिस करते रहिए और यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स पे लिखिए। मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया था, उसका सोल्यूशन आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 9425184292 पर करिए, आपके आंसर्स में चेक करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। हैव अ नाइस टाइम, बाय बाय।